हेलो एवरीवन, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज की क्लास में हम तंत्रिका तंत्र के बारे में स्टडी करेंगे। जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से उत्सर्जन तंत्र है वो अंग है वो पाए जाते हैं मानव के अंदर, और कौन किस चीज को उत्सर्जित करने का काम करता है, किडनी का क्या काम है, इसके अलावा डायलिसिस प्रोसेस होती है वो क्या होती है, वो सारी चीजें हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हमें पढ़ना है तंत्रिका तंत्र होता क्या है, कौन कौन से अंग इसके हिस्से हैं, कौन कौन से अंग इसके अंदर काम करते हैं। जैसे कि काम कौन कौन करेगा, तंत्रिकाएं हैं वो काम करेंगी, मेरु रज्जु जो स्पाइनल कोड होता है वो काम करता है। इसके अलावा जो हमारा ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, वो भी किसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम का। तो उन सारी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि भाई तंत्रिका तंत्र है क्या, कौन कौन सी अंग इसमें इंक्लूड है वो देखते हैं। तो तंत्रिका तंत्र है, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड रहेंगी, तो इसमें तंत्रिकाएं हैं वो इंक्लूड रहती है, मेरु रज्जु जिसको स्पाइनल कोड बोला जाता है वो इंक्लूड होता है, और मस्तिष्क है वो इंक्लूड यहाँ पे होते हैं। तीन मेन जो अंग है हमारे शरीर के वो किस में पार्टिसिपेट करते हैं, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम में वो इंक्लूड रहेंगे। तंत्रिका तंत्र इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, तंत्रिका विज्ञान इसके अध्ययन को बोला जाता है, या फिर न्यूरोलॉजी भी इसको कहा जाता है। किडनी के अध्ययन को क्या बोल रहे थे, नेफ्रोलॉजी, और नर्वस सिस्टम की स्टडी कर रहे उसको क्या बोल रहे, न्यूरोलॉजी। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। नेफ्रो वर्ड जहां पे आ गया वो किडनी के लिए यूज किया जा रहा है, और न्यूरो वर्ड जहां पे आ गया वो किसके लिए, नर्वस सिस्टम के लिए यूज किया जा रहा है। तो नर्वस सिस्टम के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, नर्वस सिस्टम के अध्ययन को बोलेंगे तंत्रिका विज्ञान, या फिर न्यूरोलॉजी इसको बोला जाएगा। न्यूरोलॉजी, चाहे फिर हम ब्रेन की स्टडी कर रहे हो, चाहे फिर हम स्पाइनल कोड की स्टडी कर रहे हो, या फिर जो अपनी नर्व्स होती है, तंत्रिकाएं होती है, उनकी स्टडी कर रहे हैं, वो सारा का सारा किस में आएगा, न्यूरोलॉजी में उसको इंक्लूड किया जाएगा। तंत्रिका तंत्र इसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है, न्यूरॉन होते हैं। तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन होगा, न्यूरॉन होगा। किडनी के अंदर हमने पढ़ा था कि उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन था, नेफ्रॉन, और यहाँ पे क्या है, न्यूरॉन। तो दोनों में इधर भी कंफ्यूज नहीं होना। नेफ्रॉन जहाँ पे आ गया वो किस में था, किडनी में था। किडनी के बोमेन संपुट में क्या थे, नेफ्रॉन उपस्थित थे, वो क्या कर रहे थे, ब्लड को फिल्टर आउट करने का काम कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, न्यूरॉन है। जैसे हमारे शरीर के अंदर क्या जो रक्त वाहिनिकाएं होती है, ब्लड वेसल्स होती है, इसी प्रकार से पूरे शरीर में न्यूरॉन्स है वो फैले हुए होते हैं। ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं, हमारा जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ज्ञानेंद्रियों से जो भी संवेदना जा रही है, जो भी मैसेज जा रहा है उसको कहां तक पहुंचाएंगे, अपना जो स्पाइनल कोड होता है, मेरु रज्जु होता है, उसके पास पहुंचाते हैं। और वहां से फिर मैसेज कहां पर जाता है, जो हमारा ब्रेन होता है उसके अलग अलग हिस्सों में वो मैसेज जाएगा कि कौन से को क्या काम करना है। तो जो न्यूरॉन है ये क्या हो गई, हमारे तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई। न्यूरॉन आ जाए तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई, और नेफ्रॉन आ जाए तो उत्सर्जन तंत्र या किडनी की सबसे छोटी इकाई। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, नाम ऑलमोस्ट सेम सेम सेम, वहां पे एफ आ रहा है, यहाँ पे यू आ रहा है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो अध्ययन पूछ लेगा न्यूरोलॉजी, सबसे छोटी इकाई पूछ लेगा न्यूरॉन, अंग कौन कौन से, तंत्रिका, मेरु रज्जु और मस्तिष्क, ये तीन किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तंत्रिका तंत्र में। इन तीनों से मिलकर क्या बना हुआ है, हमारा तंत्रिका तंत्र है वो बना हुआ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं न्यूरॉन, कि न्यूरॉन है वो क्या काम करता है, कौन कौन से उसके पार्ट है, कैसे कैसे वो फंक्शनिंग करेगा। तो न्यूरॉन है वो क्या कर रहा है, तंत्रिका तंत्र का निर्माण कर रहा है। न्यूरॉन्स हैं वो सारे मिलकर क्या करें, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या क्या चीजें, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है किसकी, न्यूरॉन की। ये पूरा का पूरा फैला हुआ रहता है पूरे शरीर में। ये तो सिर्फ एक न्यूरॉन की संरचना आपको दिखाई गई, पूरे शरीर के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, और हर एक हिस्से से जो भी उसको संवेदना मिल रही है, किसी भी ज्ञानेंद्रिय से कोई भी मैसेज मिल रहा है सेंसरी ऑर्गन से, उसको पहले स्पाइनल कोड के पास पहुंचाएगा और फिर उसके बाद वो ब्रेन तक पहुंचता है। तो न्यूरॉन है, इसके भी अलग अलग हिस्से हैं, ये अपने अलग अलग काम करते हैं।
कि जैसे कि तंत्रिका का सिरा है ये क्या काम करेगा, तंत्रिकाक्ष है ये क्या काम करेगा, दुर्मिका है ये क्या काम करती है, केंद्रक है ये क्या काम करेगा, और कोशिकाएं है ये क्या काम करेगी। इनके अलग अलग पार्ट, न्यूरॉन के ये सारे अलग अलग पार्ट है, ये सभी अपना अलग अलग काम करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भाई केंद्रक का। तो हमने कोशिका के अंदर पढ़ा था केंद्रक, कि कोशिका का मस्तिष्क है वो किसको कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है, क्योंकि केंद्रक है वो पूरी कोशिका के जितने भी अंग हैं उनको निर्देशित करने का काम करता है। यहाँ भी ये क्या कर रहा है, यहाँ जो केंद्रक है एक्सोन के अंदर, न्यूरॉन के अंदर, ये क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे निर्देशित करेगा पूरे के पूरे जो न्यूरॉन के हिस्से की तंत्रिकाक्ष को क्या काम कर रहा है, तंत्रिका का अंतिम सिरा है वो क्या काम करेगा, कौन से मैसेज को ये आगे भेजेगा, कौन से को पीछे भेजेगा, वो सारे काम निर्देशित करने का, कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का काम कौन करता है, जो न्यूरॉन का केंद्रक होता है वो ये सारे के सारे काम है उनको कंट्रोल करता है। फिर है कोशिकाएं। कोशिकाएं हमने जैसे कि साइटोप्लाज्मा पढ़ा था, किसके अंदर, कोशिका के अंदर, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य जिसको बोल देते, तो कोशिका द्रव्य क्या कर रही थी, एक तो गति प्रवाह कर रही थी, जितने भी कोशिका अंग है उसको कोशिका के अंदर कहीं भी घूमना है, मतलब ये अपने पास कोशिका है, बीच में केंद्रक था और सारे सेल ऑर्गेनल्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट थे। तो इसमें एक तरलीय पदार्थ भरा हुआ था, क्या था वो, कोशिका द्रव्य। एक तो जितने भी कोशिका अंग है उनके मूवमेंट में हेल्प कर रहा था, दूसरा ये क्या कर रहा था, केंद्रक को क्या कर रहा था, बचा रहा था, केंद्रक की रक्षा करने का काम कर रहा था, कि पहले बाहर वाले हिस्सों के ऊपर कोई नुकसान पहुंचता है तो पहले उनके ऊपर पहुंचेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे तरलीय पदार्थ भरा है वो उस प्रेशर को झेलेगा, उस दबाव को झेलेगा, केंद्रक तक पहुंचने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तब तक वो जो भी चीज है जिससे भी चोट पहुंच रही है तो उसका इफेक्ट है वो कम हो जाए। तो यहाँ पर भी जो न्यूरॉन के अंदर कोशिकाएं है इसमें तरलीय पदार्थ भरा होता है, और ये क्या करता है, जो केंद्रक है, न्यूरॉन का केंद्रक है उसको नियंत्रित करने का काम है ये यहाँ पे करेगा। केंद्रक निर्देशित करने का काम कर रहा है, नियंत्रण करने का काम कर रहा है, पूरे के पूरे न्यूरॉन के जो अंग है उनको कोशिकाएं केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। फिर है दुर्मिका। दुर्मिका है ये क्या करेंगी, दुर्मिका है ये करेंगी कि एक जो न्यूरॉन है उसको दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने का काम। ये जो पेड़ की शाखाएं होती है इस तरह की संरचना होती है, और ये क्या करती है, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ेगी। हर एक न्यूरॉन के पास दुर्मिकाएं पाई जाती है, एक की निकलेंगी दूसरे की इधर से आके जुड़ जाएंगी, एक से दूसरा न्यूरॉन जुड़ रहा है, किसकी सहायता से जुड़ रहा है, जो दुर्मिकाएं होती है इसकी सहायता से जुड़ रहे। तो एक न्यूरॉन को आगे वाले हिस्से से दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने का काम कौन करता है, तो जो दुर्मिका होती है वो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जोड़ने का यहाँ पे काम करती है। फिर आता है तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष से ये एक तार जैसी संरचना होती है, तंत्रिकाक्ष है ये एक तार जैसी संरचना है। न्यूरॉन के आगे वाले हिस्से से कोई मैसेज पीछे जाना है या पीछे वाले हिस्से से कोई भी संवेदना मैसेज आगे भेजना है तो वो किसके थ्रू आएगा, तंत्रिकाक्ष जो होता है, एक्सोन जिसको बोला जाता है, उसके थ्रू क्या पहुंचता है, पूरा मैसेज है वो ट्रांसफर होता। तंत्रिकाक्ष वो एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम कर रहा है, किसके बीच में, जो एंड पार्ट है न्यूरॉन का उसके और जो फ्रंट पार्ट है उसके, दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेटर की तरह ये काम करता है। आगे से पीछे मैसेज पहुंचाएगा, पीछे से आगे मैसेज पहुंचाएगा। लास्ट पार्ट है तंत्रिका का अंतिम सिरा, ये क्या करेगा, आगे वाले हिस्से से दूसरे न्यूरॉन को जोड़ने का काम किसने कर दिया, दुर्मिका ने कर दिया, लेकिन पीछे वाले हिस्से से दूसरे न्यूरॉन को कौन जोड़ेगा, ये तो है नहीं कि सारे न्यूरॉन आगे आगे ही प्रेजेंट, आगे वाले हिस्सों से जुड़ेंगे या साइड बाय साइड जुड़ेंगे, ऐसा तो होता नहीं, पीछे वाले हिस्से से भी कोई ना कोई न्यूरॉन आके अटैच होगा। तो जो अंतिम सिरा है इसके ऊपर भी शाखाओं की जैसी संरचना उपस्थित है और इसी से कौन जुड़ता है, जो दूसरा न्यूरॉन है वो आके इसके साथ जुड़ जाता है। तंत्रिका का अंतिम सिरा वो पीछे वाले हिस्से से किसी और न्यूरॉन को जोड़ने का काम करेगा, आगे वाले हिस्से से दुर्मिका है वो जोड़ने का काम करती है।
केंद्रक है वो पूरे के पूरा न्यूरॉन है, उसके कार्य को नियंत्रित करता है। कोशिकाएं है वो जो केंद्रक है उसको सुरक्षा प्रदान करेगी। तंत्रिकाक्ष है वो क्या कर रहा है, एक कोऑर्डिनेटर की तरह काम कर रहा है, मैसेज को आगे भेजना है, पीछे भेजना है, न्यूरॉन के अंदर ही ट्रांसफर कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह मैसेज है, संवेदना है, उसको स्थानांतरित करने का काम है वो यहाँ पे करता है। तो ये हो गया न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो हमारा तंत्रिका तंत्र है उसकी सबसे छोटी इकाई है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं। इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, उसकी फंक्शनिंग मैंने बता दी। तो ये हो गया अपना न्यूरॉन। उसके बाद अपने पास स्पाइनल कोड, जिसको मेरुरज्जु बोला जाता है हिंदी में। स्पाइनल कोड क्या काम करेगा, कितना इसका मतलब लंबाई कितनी होती है, कि कैसा इसकी शेप होती है, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले कि भाई जो मेरुरज्जु है इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर का ये होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, मेरुरज्जु पाया जाता है। कई बार क्या बोल देते हैं कि स्पाइनल कोड मतलब मेरुरज्जु है वही क्या, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है और मेरुरज्जु है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट है। मतलब रीढ़ की हड्डी कंकाल तंत्र का हिस्सा है और जो मेरुरज्जु है ये किसका हिस्सा है, तंत्रिका तंत्र का। तो ये जो रीढ़ की हड्डी है वो तो इसको क्या प्रदान करिए, सिर्फ सुरक्षा प्रदान करिए। इसके बीच में क्या पाया जाता है, मेरुरज्जु है वो पाया जाता है। इसके साथ में बहुत सारी, ये देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, बहुत सारी जो नर्व होती है, तंत्रिकाएं होती है वो जुड़ी होती है। और ये तंत्रिकाएं फिर किससे जुड़ी होती है, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ में ये जो तंत्रिकाएं ये जुड़ी होती है। हमने क्या चीज देखी है, क्या सुना है, क्या चीज हम महसूस कर रहे हैं, वो हमारी ज्ञानेंद्रियां मैसेज पहुंचाते किसके पास, इन तंत्रिकाओं के पास। और उन तंत्रिकाओं से ये मैसेज कहाँ पे आता है, फिर अपने जो स्पाइनल कोड के अंदर, जो अपना मेरुरज्जु होता है उसके अंदर ये मैसेज है वो पहुंचता है। यहाँ मैसेज पहुंचने के बाद क्या होता है, अगर कोई रिफ्लेक्स एक्शन है, कोई प्रतिवर्ती क्रिया है, मतलब हाथों हाथ उसका रिस्पॉन्स देना है। क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे ब्रेन में कि ब्रेन का अलग अलग हिस्से हैं, उनके भी अलग अलग हिस्से हैं और फिर वो अलग अलग कार्य करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि इतना टाइमिंग नहीं होता कि ब्रेन के पास वो मैसेज जाए, उसके बाद उसका रिस्पॉन्स मिले और फिर हम वो काम करें। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन लेना है, कोई भी प्रतिवर्ती क्रिया है उसको पूरा करना है, मतलब हाथों हाथ किसी चीज का रिस्पॉन्स हमें देना है, तो वहां पे जो निर्णय लेने का काम है वो कौन करता है, अपना जो स्पाइनल कोड है वो काम करता है। जैसे कि किसी गर्म चीज को हाथ लगाए, तो हाथ लगाते ही हम क्या कर लेते हैं, हाथ हटा लेते हैं। तो वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, प्रतिवर्ती क्रिया। हमें मतलब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए कि स्पाइनल कोड से मैसेज अपने हिंड ब्रेन के पास जाए, वहां से फिर फोर ब्रेन के पास जाए, वहां पे डिसीजन लिया जाए और फिर हम हाथ हटाए। इतनी देर में तो काफी प्रोसेस है वो डैमेज हो चुकी होती है। तो इसलिए जो स्पाइनल कोड है वो रिफ्लेक्स एक्शन पे काम करता है, जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित करने का काम करता है। कोई भी हमें रिस्पॉन्स बहुत फास्टली देना है तो वहां पे अपना स्पाइनल कोड है वो काम करता है। इसकी शेप की बात करें कि भाई इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, बेलनाकार इसका आकार होता है। और इसके अंदर कितनी तंत्रिकाएं जुड़ी होती है, तो 31 जोड़ी इसके अंदर 31 पेयर जो नर्व्स है वो यहाँ पे अटैच रहती है। 31 जोड़े, मतलब संख्या पूछ लेगा तो कितनी हो जाएंगी, 62। संख्या पूछ ले तो 62 नर्व सेल्स हैं, वो कहाँ पे अटैच रहती है, हमारे स्पाइनल कोड के साथ। और अगर पेयर में पूछ ले कि कितने जोड़े तंत्रिकाओं के पाए जाते हैं मेरुरज्जु में, तो 31 जोड़े हैं वो पाए जाते हैं कहाँ पे, मेरुरज्जु में। यही बता रहे, लंबाई 45 सेंटीमीटर है, प्रतिवर्त क्रिया को नियंत्रित करता है, 31 जोड़े इसके अंदर तंत्रिकाओं के मौजूद होते हैं। संख्या आप इसकी डिवाइड कर सकते हो, कैसे करेंगे, 31 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 62। आकार कैसा होता है इसका, बेलनाकार होता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करता है।
ये हो गया अपना स्पाइनल कोड के बारे में। फिर उसके बाद हम देखते हैं ब्रेन के बारे में कि जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो क्या क्या काम करता है, कैसे कैसे काम करता है, कौन सा हिस्सा उसका क्या काम करेगा। तो सबसे पहले जो हमारा ब्रेन है उसका जो वेट होगा, वजन होगा, वो कितना होगा। तो वेट की बात करें तो वेट पुरुषों के अंदर कितना होता है, 1450 ग्राम होता है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के जो मस्तिष्क का वजन होता है वो होता है 1350 ग्राम। पुरुषों के अंदर पूछ लिया जाए 1450 ग्राम, महिलाओं में पूछ लिया जाए तो 1350 ग्राम किसका वेट है, जो मस्तिष्क है उसका वजन होता है। अब ये मत बोलना कि लड़की मतलब महिलाओं में वजन कम है तो इसका मतलब दिमाग कम है। वो हमारी जो शरीर की संरचना होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। जो मेल होते हैं उनकी शरीर की जो संरचना होती है वो ज्यादा वेल डेवलप होती है, फीमेल्स की कम होती है। और अगर हाइट वेट उनकी बात करें तो वो भी मेल्स का ज्यादा मिलता है, फीमेल्स का कम मिलता है। इसलिए ब्रेन का भी क्या है, वेट है वो महिलाओं का कम होता है, पुरुषों का ज्यादा होता है। अब जो हमारा ब्रेन है वो कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का प्रयोग करता है, तो हमारे शरीर में जितनी भी ऑक्सीजन जा रही है, हमारे शरीर में जितनी भी ऑक्सीजन जा रही है श्वसन तंत्र के द्वारा पूरे शरीर में सप्लाई की जा रही है, उसका 20% हिस्सा जो कुल ऑक्सीजन गई है उसका सिर्फ 20% हिस्सा है वो कौन यूज करता है, सिर्फ अपना जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वो यूज करते हैं। पूरा शरीर की जो पूरी प्रक्रियाएं चल रही है वो 80% में चल रही है, अकेला जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो 20% ऑक्सीजन है उसका प्रयोग करेगा। अगर पूछा जाए कि मस्तिष्क है इसकी जो संग्रहण क्षमता कितनी है, कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है, तो कितनी होगी, 25 लाख जीबी। जो ब्रेन होता है ये कितनी कैपेसिटी तक स्टोर कर सकता है, तो 25 लाख गीगाबाइट तक की जो मेमोरी है उसको ये स्टोर करके रख सकते हैं, 25 लाख गीगाबाइट। ठीक है। इसका जो शोध केंद्र है, अपना भारत का जो राष्ट्रीय मस्तिष्क शोध केंद्र है, ये कहाँ पर उपस्थित है, तो ये जो हरियाणा है उसके गुड़गांव जिला है, उसके अंदर मानेसर एक सिटी पड़ती है, उसके अंदर क्या है, जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है वो उपस्थित है। हरियाणा के मानेसर में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है वो उपस्थित है। वजन पूछा, पुरुषों के अंदर 1450 ग्राम, महिलाओं में 1350 ग्राम। अगर कितना प्रतिशत ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहे हैं तो कितना करेगा, ये करेगा जो 20% ऑक्सीजन जा रही है पूरे शरीर के अंदर, उसका 20% हिस्सा वो सिर्फ ब्रेन यूज कर लेता है। इसके अलावा अगर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी पूछ ली जाए तो कितनी होगी, 25 लाख गीगाबाइट है वो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी रहेगी। इसका राष्ट्रीय अनुसंधान शोध केंद्र कहाँ है, तो हरियाणा के मानेसर में इसका राष्ट्रीय अनुसंधान शोध केंद्र उपस्थित है। फिर जो अपना मस्तिष्क है उसके अंदर कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है, जैसे कि हमने स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ा कि कितने जोड़े थे, वहां पे 31 जोड़े जो तंत्रिकाएं वो उपस्थित थी। तो ब्रेन के अंदर कितने जोड़े पाए जाएंगे, तो ब्रेन के अंदर पाए जाएंगे 12 जोड़े जो तंत्रिकाएं, क्रेनियल नर्व्स इनको बोला जाता है, कपाल तंत्रिकाएं बोला जाता है, वो कहाँ पर पाई जाती है, हमारे मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। फिर उसके बाद जो ब्रेन है उसको 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया, 3 अलग अलग पार्ट है उसमें डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से 3 पार्ट बनाए, अग्र मस्तिष्क जिसको फोर ब्रेन कहा जाता है, अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क जिसको मिड ब्रेन कहा जाता है, मिड ब्रेन, और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क जिसको हिंड ब्रेन कहा जाता है। जो ब्रेन है उसके 3 हिस्से बना दिए गए, कौन सा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अब फोर ब्रेन वाला कौन सा हिस्सा होगा, मिड ब्रेन वाला कौन सा हिस्सा होगा, हिंड ब्रेन वाला कौन सा हिस्सा होगा। तो ये देखिए इधर ये वाला जो अपना पार्ट है, ये वाला जो पूरा का पूरा अपना पार्ट है, ये
पूरा का पूरा किस में आएगा, फोर ब्रेन में। अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है ये पूरा का पूरा। जो 85% हिस्सा है हमारे ब्रेन का वो कौन कवर करता है, अग्र मस्तिष्क का वो कवर करता है। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क का वो सबसे बड़ा पार्ट है। फोर ब्रेन है वो सबसे बड़ा पार्ट है। फिर बात कर लिया जाए कि भाई मिड ब्रेन कौन सा है, जो मध्य मस्तिष्क का वो कौन सा है। तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या है आपका मिड ब्रेन होगा, मध्य मस्तिष्क ये होगा। सबसे छोटा जो पार्ट है ब्रेन का, मस्तिष्क का सबसे छोटा पार्ट है वो कौन सा होता है, मध्य मस्तिष्क होता है। और हिंड ब्रेन की बात करें तो ये पीछे की साइड से ये वाला हिस्सा जो होता है ये क्या होता है, हिंड ब्रेन होता है, पश्चिम मस्तिष्क इसको कहा जाता है। और ये इसका साइज मिड ब्रेन से बड़ा होगा, फोर ब्रेन से छोटा होगा। हिंड ब्रेन है ये किससे अटैच रहता है, नीचे जो अपना स्पाइनल कोड होता है, मेरु रज्जु होता है, उससे ये जुड़ा हुआ रहता है। और जितने भी स्पाइनल कोड से मैसेज आते हैं, जो भी एक्शन आएगा उसका पहले सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, हिंड ब्रेन के पास पहुंचेगा और फिर यहां से आगे मस्तिष्क में इसको भेजा जाता है। तो 3 पार्ट हो गए हमारे ब्रेन के, कौन कौन से 3 पार्ट हो गए, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन। सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होगा, अग्र मस्तिष्क है वो सबसे बड़ा हिस्सा होता है। उसके बाद पश्चिम मस्तिष्क और सबसे छोटा हिस्सा कौन सा होगा, मध्य मस्तिष्क। आकार के हिसाब से पूछ लिया जाए, फोर ब्रेन सबसे बड़ा, देन उसके बाद हिंड ब्रेन एंड लास्ट सबसे छोटा पार्ट कौन सा आ जाएगा, जो अपना मिड ब्रेन है वो सबसे छोटा पार्ट है वो होते हैं। फिर जो अपना अग्र मस्तिष्क है इसको भी 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया। अग्र मस्तिष्क जो फोर ब्रेन है उसको भी फिर आगे 3 भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से 3 भाग बनाए इसके, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। 3 हिस्से बनाए, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, सेरिब्लम और हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये 3 पार्ट यहाँ पे बना दिए। तो इनके क्या क्या काम है, इनको डिवाइड क्यों किया गया। तो सबसे पहले है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क है यहाँ पर हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, कोई चीज सोच रहे हैं, किसी चीज का स्टोरेज करना है या फिर डिस्टेंस, टाइम, ये स्पीड, ये सारी चीजें हमें मापनी है। तो इन सब में हमारा जो फोर ब्रेन है वो काम करता है। फोर ब्रेन का भी कौन सा पार्ट, जो प्रमस्तिष्क है, सेरिब्रम जो पार्ट है वो यहाँ पे काम करता है। सेरिब्रम है ये, इसको क्या कहा जाता है, बुद्धि केंद्र कहा जाता है। शरीर का बुद्धि केंद्र किसको कहा जाता है, जो सेरिब्रम है, प्रमस्तिष्क है, उसको कहा जाता है सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, किसको बोलेंगे हम, जो सेरिब्रम होगा उसको हम ये बोलते हैं। क्या क्या काम करेगा, जो बुद्धि शक्ति है उसको नियंत्रित करता है, निर्णय लेने में मदद करता है, दिशा, समय, दूरी है उसको निर्धारित करने में मदद करेगा, किसी भी नई भाषा का संग्रहण करने में मदद करता है। हम अलग अलग नई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो उसमें भी हमारा जो फोर ब्रेन है उसका सेरिब्रम पार्ट है, प्रमस्तिष्क वो यहाँ पे काम करता है। ये अगर हम किसी अलग अलग रंगों को पहचान रहे हैं, अलग अलग कलर्स हैं उनको डिटरमाइन कर पा रहे हैं, तो वहां पर भी कौन काम करता है, अपना प्रमस्तिष्क है वो काम करता है। प्रमस्तिष्क है फोर ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा पूछ ले तो कौन रहेगा, फोर ब्रेन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा अग्र मस्तिष्क, और अगर मस्तिष्क का भी सबसे बड़ा हिस्सा पूछ लिया जाए तो कौन आएगा वहां पे, प्रमस्तिष्क वहां पे आएगा। प्रमस्तिष्क को शरीर का बुद्धि केंद्र कहा जाता है। ये किसी भी निर्णय लेने में हमारा सहायक रहेगा, किसी चीज के बारे में सोच रहे तो उसमें मदद करता है, रंगों को पहचानने में, भाषा को संग्रहित करने में ये हमारी मदद करता है। इसके अलावा हमें समय है, दूरी है, कोई दिशा है उसको निर्धारित करना है तो वहां पर भी कौन काम करेगा, जो प्रमस्तिष्क है वो वहां पर काम करता है। फिर इसके बाद अपने सेकंड है जो अपना थैलेमस है उसके बारे में, कि थैलेमस है वो क्या क्या काम करेगा। तो जो थैलेमस है
थैलेमस से ये क्या करेगा, जो हमारे 3 सेंसरी ऑर्गन है, कौन कौन से, अपना जो नाक होता है वो, त्वचा और जीभ, 3 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, त्वचा और जीभ। इन तीनों ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, थैलेमस करता है। जो अपना 3 पार्ट है, नाक, त्वचा और जीभ, सेंसरी ऑर्गन है, तीनों ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको नियंत्रित करने का काम कौन करेगा, थैलेमस। नाक हमें क्या बताता है, किसी भी चीज की स्मेल बता रहा है, उसके बारे में कौन बताएगा, मतलब उस चीज का प्रोसेस पूरा सही चल रहा है। ओल्फैक्टरी क्षेत्र पढ़ाया था, श्वसन तंत्र में अलग अलग स्मेल को पहचानने में मदद करता है, तो उसको नियंत्रित कौन करता है, हमारा थैलेमस है, वो करता है। त्वचा से हमें ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, या फिर किसी चीज पे हाथ रख रहे हैं तो वो खुरदरा महसूस हो रहा है, या फिर हमें वो प्लेन महसूस हो रहा है, इन सब चीजों के प्रतिक्रिया कौन देता है, थैलेमस है, वो देता है जीभ। जीभ क्या करती है, टेस्ट बताने का काम करती है, तो उसको भी नियंत्रित कौन कर रहा है, जो अपना थैलेमस है वो नियंत्रित करता है। और हम बोल रहे हैं तब जीभ की मूवमेंट हो रही है, उसको भी नियंत्रित कौन करता है, थैलेमस है, वो करता है। थैलेमस है वो फोर ब्रेन के कौन से हिस्से में उपस्थित होगा, तो यहाँ पर बीच के अंदर जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या उपस्थित होता है, थैलेमस है वो उपस्थित रहेगा। अगर मस्तिष्क में उपस्थित रहेगा थैलेमस, क्योंकि ये उसी का एक पार्ट है, क्या कर रहा है, नाक, त्वचा और जीभ, जो हमारी 3 ज्ञानेंद्रिय, इनको नियंत्रित करने का कार्य करता है। फिर नेक्स्ट है अपने पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है, ये क्या करेगा, एक तो हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं, आगे हम ग्रंथियां पढ़ेंगे 3 प्रकार की, बहिस्रावी ग्रंथि, अंतस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। उन सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करने का काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का। सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। इसके अलावा हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने में, उसको नियंत्रित करने में कौन सहायक होता है, हाइपोथैलेमस। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, शरीर का थर्मामीटर। थर्मामीटर ऑफ द बॉडी किसको कहेंगे हम, जो हाइपोथैलेमस है उसको कहा जाता है। हाइपोथैलेमस है ये हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। हमें भूख लग रही है, प्यास लग रही है, रोना है, हंसना है, दर्द हो रहा है, जितनी भी हमारे शरीर के अंदर भावनाएं उत्पन्न हो रही है, संवेदनाएं उत्पन्न हो रही है, उन सब को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, जो हाइपोथैलेमस है वो नियंत्रित कर। किसी भी प्रकार की चीज को आप फील कर रहे हो, वो चाहे किसी भी प्रकार का हो, वो सारे के सारे कौन कंट्रोल करेगा, अपना हाइपोथैलेमस है वो कंट्रोल करता है। 3 ही काम है, क्या क्या कर रहा है, ग्रंथियों को नियंत्रित कर रहा है, दूसरा हमारी भावनाओं और संवेदनाओं को नियंत्रित करता है, तीसरा क्या काम कर रहा है, जो बॉडी का टेम्परेचर है, शरीर का तापमान है, उसको मेंटेन करने का काम कर रहा है, और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, शरीर का थर्मामीटर इसको कहा जाता है। ये हो गया अपना हाइपोथैलेमस। उपस्थित कहाँ होगा, फोरब्रेन के ये वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे क्या उपस्थित है, अपना हाइपोथैलेमस। इधर क्या था, थैलेमस था, ऊपर वाला ये पूरा पार्ट किसका था, प्रेमस्तिष्क का। फोरब्रेन के 3 पार्ट हो गए। अग्र मस्तिष्क के 3 पार्ट हो गए, कौन कौन से, प्रेमस्तिष्क, दूसरा था अपना जो थैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस। प्रेमस्तिष्क है, बुद्धि के अंदर उसको कह रहे सबसे बड़ा हिस्सा है अग्र मस्तिष्क का। निर्णय लेना है, कोई चीज याद रखनी है, या फिर किसी चीज को पहचानना है, उन सब चीजों में कौन हेल्प करता है, हमारा जो प्रेमस्तिष्क है वो हेल्प करता है। दूसरा क्या था अपने पास, थैलेमस, नाक, त्वचा और जीभ, 3 ज्ञानेंद्रियां अपनी, उनको नियंत्रित करने का काम कर रहा है। हाइपोथैलेमस है ये हमारी भावनाओं को नियंत्रित कर रहा है, शरीर के तापमान को नियंत्रित कर रहा है, और ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। ये 3 पार्ट हो गए किसके, अपने प्रेमस्तिष्क के। नेक्स्ट है अपने पास मध्य मस्तिष्क। जो मध्य मस्तिष्क है ये क्या क्या काम करेगा, कहाँ ये उपस्थित होता है और कौन कौन से काम करेगा, तो मध्य मस्तिष्क है, मिड ब्रेन है, ये कहाँ उपस्थित होता है, ये यहाँ पर उपस्थित हो, हमारे जो कान के पीछे वाला जो हिस्सा होता है, इधर ये क्या पाया जाएगा, मिड ब्रेन है वो पाया जाता है। मिड ब्रेन यहाँ पे उपस्थित रहता है। करेगा क्या ये जो अपने आंख और कान दोनों जो ज्ञानेंद्रियां हैं इनको नियंत्रित करते हैं। आंख से हमने क्या देखा, उस पे हम क्या रिस्पॉन्स देंगे,
ये किसके ऊपर डिपेंड है? जो मिड ब्रेन होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, उसके ऊपर ये चीज निर्भर करती है। दूसरा, कान से हमने क्या चीज सुनी है उसके ऊपर भी कोई रिएक्शन देना है, कोई प्रतिक्रिया देनी है, तो वो कौन देता है? जो हमारा मध्य मस्तिष्क होता है वो यहाँ पर रिस्पॉन्स देता है। तो मध्य मस्तिष्क है, ये सबसे छोटा हिस्सा है मस्तिष्क का, क्या कर रहा है? आंख और कान जो दोनों ज्ञानेंद्रियां हैं इनको नियंत्रित करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है अपने पास पश्च मस्तिष्क। जो पश्च मस्तिष्क होता है, हिंड ब्रेन होता है, वो कहाँ उपस्थित होगा? जो पीछे वाला हिस्सा होता है अपना, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? पश्च मस्तिष्क का वो उपस्थित होता है। पश्च मस्तिष्क किससे जुड़ा होता है? स्पाइनल कॉर्ड से ये जुड़ा रहता है। जो नीचे वाला हिस्सा होता है मेरुरज्जु, उससे ये जुड़ा रहता है। काम क्या करेगा ये? इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इसके तीनों हिस्से अलग अलग काम करेंगे। जैसे कि मेडुला ऑब्लिगेटा है, ये क्या काम करेगा? शरीर में जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं चल रही होती है, जो हम अनैच्छिक और ऐच्छिक 2 प्रकार की क्रियाएं पढ़ाई थी जब मैंने उत्तक पढ़ाया था, टिश्यू पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था कि अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है, ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है। तो अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी थी? जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस शरीर के अंदर चल रही है। जैसे कि जो हमारा हार्ट है वो हार्ट बीट कर रहा है, इसके अलावा किडनी है वो जो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, इसके अलावा फेफड़े हैं वो श्वसन प्रक्रिया कर रहे हैं। तो जो अपने इंटरनल ऑर्गन्स अपनी क्रियाएं खुद से कंप्लीट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? अनैच्छिक क्रियाएं। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऑटोमेटिक वो प्रोसेस शरीर में चलती रहती है, वो कौन सी क्रियाएं थी? अनैच्छिक क्रियाएं। और उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पश्च मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लिगेटा। पश्च मस्तिष्क के भी 3 हिस्से बना दिए, मेडुला ऑब्लिगेटा, पोन्स और अनुमस्तिष्क। ये तीनों हिस्से अलग अलग काम करते हैं। तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम कौन करेगा? जो मेडुला ऑब्लिगेटा है वो जो अपनी भी अनैच्छिक क्रियाएं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा हिस्सा है पोन्स। पोन्स है वो हमारे निंद्रा चक्र को नियंत्रित करता है। पोन्स है वो निंद्रा चक्र होता है उसको नियंत्रित करता है। इसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास किसने पहुंचाया? जो सेंसरी ऑर्गन है उन्होंने पहुंचाया। जो ज्ञानेंद्रिया उन्होंने जो मैसेज था, जो संवेदना थी वो किसके पास पहुंचाई? मेरुरज्जु के पास में पहुंचाई। और मेरुरज्जु से ये मैसेज कहां पे आए गए? ब्रेन के पश्च मस्तिष्क के पोन्स वाले हिस्से में। पश्च मस्तिष्क का पोन्स वाला हिस्सा, हिंड ब्रेन का पोन्स वाला पार्ट है, इसके अंदर वो मैसेज ट्रांसफर होता है। ये मैसेज यहाँ पे पोन्स के पास में आ गया, तो ये ब्रेन और बॉडी जो पोन्स है ये मस्तिष्क और शरीर के बीच में एज अ कोऑर्डिनेटर काम करेगा। पोन्स के पास मैसेज आने के बाद ये चीज डिसाइड करेगा कि ये काम ब्रेन के कौन से हिस्से का, मान लो कोई कलर है उसको हमें पहचानना है, तो कलर पहचानने का काम किसका था? फोर ब्रेन में भी किसका? जो प्रेमस्तिष्क था उसका काम था रंगों को पहचानना। तो ये फिर मैसेज कहां पे पहुंचाएगा? फोर ब्रेन के उस पार्ट में पहुंचाएगा। तो पोन से ये शरीर के बीच में और जो अपना मस्तिष्क है उन दोनों के बीच में एज अ कोऑर्डिनेटर काम करता है। थर्ड पार्ट है इसका सेरिब्लम, और इसको और क्या बोला जाता है? अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क इसको कहा जाता है। ये क्या काम करेगा? अनुमस्तिष्क शरीर की जितनी भी मांसपेशियां होती है, शरीर के अंदर जितनी भी मांसपेशियां है उनको नियंत्रित करने का काम करता है। इसके अलावा ये जो अपना हृदय है उसकी फंक्शनिंग को भी नियंत्रित करता है, क्योंकि हमें पता है हमारा हार्ट कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन है, एक पेशीय अंग है, मांसपेशियों से बना हुआ अंग है। उस और मांसपेशियों को नियंत्रित कौन कर रहा है? जो अनुमस्तिष्क है ये नियंत्रित करता है। तो अनुमस्तिष्क काम प्रॉपर तरीके से करेगा तभी हमारा हृदय है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है। अब पूरी की पूरी फंक्शनिंग तो हमारी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? हम जिंदा है या सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये किसके ऊपर निर्भर करता है? हमारे हार्ट के ऊपर निर्भर करता है। हार्ट चल रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर हो रही है, ब्लड फिल्ट्रेशन प्रॉपर हो रहा है, तो हम क्या सरवाइव कर सकते हैं। अगर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया हम सरवाइव नहीं कर सकते।
तो और हार्ट को कौन कंट्रोल कर रहा है? अनुमस्तिष्क है, वो कंट्रोल कर रहा है। तो अनुमस्तिष्क को क्या कहा जाता है? वृक्ष, जीवन का वृक्ष। जीवन का वृक्ष किसको कहा जाता है? अनुमस्तिष्क का, क्योंकि हम जिंदा है, सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? सेरिब्लम के ऊपर डिपेंड कर रही है, अनुमस्तिष्क के ऊपर ये निर्भर करती है। इनका वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले अपने पास है मिडुला ऑब्लिगेटा। मिडुला ऑब्लिगेटा, मिडुला ऑब्लिगेटा क्या कर रहा है? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कर रहा है। ये चीज समझा दी, अनैच्छिक क्रियाएं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हमारे नियंत्रण में नहीं होती, शरीर के अंदर जो क्रियाएं चल रही है, जैसे हृदय का धड़कना, श्वसन तंत्र के अंदर जो फेफड़े हैं उनका ऑक्सीजन है उसकी आपूर्ति करना, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, किडनी का ब्लड को फिल्टर करना, ये सारी की सारी कैसी होती है? अनैच्छिक प्रक्रियाएं होती है। और इन अनैच्छिक प्रक्रियाओं को कौन कंट्रोल करता है? मिडुला ऑब्लिगेटा। कौन से ये क्या कर रहा है? निद्रा चक्र को कंट्रोल कर रहा है। साथ में ही शरीर से मस्तिष्क के अंदर जो मैसेज जाना है, जो भी संदेश जाना है, ये कौन भेजता है? पोन्स। शरीर से किसके पास गया? तंत्रिकाओं के पास गया। तंत्रिकाओं से किसके पास गया? जो स्पाइनल कोड होता है, मेरु रज्जु होता है, उसके पास गया। वहां से कहां पे गया? वहां से जाएगा फिर ये जो पोन्स वाला हिस्सा है पश्च मस्तिष्क का, उसके पास में, और फिर वहां से ब्रेन के अलग अलग हिस्सों में जाता है। तो ये कैसे काम कर रहा है? एक समन्वय की तरह काम करता है, एक कोऑर्डिनेटर की तरह ये काम करता है। फिर नेक्स्ट है अपने पास अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क ये क्या कर रहा है? मांसपेशियों को नियंत्रित कर रहा है, हृदय के कार्य को नियंत्रित कर रहा है, क्योंकि हृदय वो कैसा अंग है? एक पेशीय अंग है, मांसपेशियों से बना हुआ अंग है। और शरीर के संतुलन को बनाए रखने में भी कौन मदद करता है? अनुमस्तिष्क है, वो मदद करता है। अनुमस्तिष्क को छोटा दिमाग भी कहा जाता है। अनुमस्तिष्क को छोटा दिमाग भी कहा जाता है। संतुलन बनाए रखने में काम करता है। जब कोई अल्कोहल वगैरह ले लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? जो अपना सेरिब्लम वाला पार्ट है ब्रेन का, जो अनुमस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क का जो हिस्सा है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ड्रिंक करते हैं उसकी वजह से। इसे जीवन का वृक्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हृदय को कंट्रोल करता है और हृदय के ऊपर ही हमारा जीवन है वो निर्भर करता है कि हृदय प्रॉपर काम कर रहा है तो हम जीवित है, हम सरवाइव कर सकते हैं। अगर वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए, और हृदय को नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा है? अनुमस्तिष्क। इसलिए अनुमस्तिष्क को क्या कहा जाता है? जीवन का वृक्ष इसको कहा जाता है। ये अपने ब्रेन के 3 पार्ट हो गए, तीनों की डिटेल होगी कैसे क्या। पहले सबसे पहले हमने न्यूरॉन के बारे में पढ़ा कि न्यूरॉन है वो क्या काम करते हैं, कौन कौन से अंग है, कैसे वो मैसेज को स्थानांतरित करने का काम करते। उसके बाद जो मेरु रज्जु है, स्पाइनल कोड है, उसके बारे में देखा कि स्पाइनल कोड है उसके अंदर कितनी तंत्रिकाएं पाई जाती है, क्या वो काम करता है। फिर ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट है उनकी पूरी डिटेल है वो हमने पढ़ ली। नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें हम स्केलेटन सिस्टम जो कंकाल तंत्र है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।